हम्म। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मतलब हमारे जीने के तरीके और हमारे सोचने के ढंग को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हाँ बिल्कुल, और सच कहूँ तो हमारे दिन भर के तनाव का जो असली कारण है ना, उसे भी समझाएगा। एग्जैक्टली। तो आज हम संदीप चौहान की जो बहुत ही प्रभावशाली किताब है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का भ्रम, उसके पन्नों और उनके जो स्ट्रक्चरल लेंस वाले सिद्धांत हैं उनकी पड़ताल करने वाले हैं। ये एक बहुत ही जरूरी डीप डाइव होने वाली है। बिल्कुल। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ना एक ऐसी बुनियादी धारणा को चुनौती देना है जिसे हम सब बचपन से सच मानते आए हैं। कि हम अपने जीवन के कर्ता हैं। हाँ, वही कि हम मतलब डूअर है और हमारे पास हर परिस्थिति का पूरा कंट्रोल है। जो कि असल में है नहीं। सही कहा। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो कंट्रोल है ना, ये असल में सिर्फ एक कहानी है और जीवन का जो असली खेल है वो अलाइनमेंट या कह लीजिए तालमेल का है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा उस भारी मानसिक बोझ को कम करने में बहुत मदद करेगी जिसे हम सब हर दिन ढोते हैं। बिल्कुल। तो इस विषय की गहराई में उतरने से पहले एक छोटे से दृश्य की कल्पना करते हैं। बताइए। मान लीजिए कि हम एक कार में बैठे हैं। हम स्टीयरिंग व्हील को ना बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए हैं, पूरी एकाग्रता के साथ उसे घुमा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से इंचार्ज महसूस कर रहे हैं। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि हम ही इस कार को चला रहे हैं। लेकिन तभी अचानक हमारी नजर नीचे जाती है और हम देखते हैं कि उस स्टीयरिंग व्हील का कार के पहियों से कोई जुड़ाव ही नहीं। एग्जैक्टली कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो बस एक प्लास्टिक का खिलौना है। कार असल में सड़क की ढलान, हवा के बहाव, इंजन के अपने मोमेंटम और आसपास के ट्रैफिक की एक बहुत ही जटिल तालमेल से अपनी दिशा तय कर रही है। अरे वाह। ये दृश्य पहली बार सुनने में किसी को भी एक बेहद डरावना सपना लग सकता है। हाँ, डर तो लगेगा ही। क्योंकि इंसान का जो सबसे बड़ा डर है ना, वो नियंत्रण खो देने का ही डर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और दर्शन को समझें तो ये एक बहुत बड़ी आजादी भी है। आजादी? वो कैसे? क्योंकि देखिए, जब स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होता ही नहीं है तो फिर हर एक मोड़, हर एक हिचकोड़े और हर एक खरोच के लिए हमें खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना पड़ता। बात तो सही है। हम उस अपराध बोध और उस भारी तनाव से आजाद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है। लेकिन अगर हम इस स्टीयरिंग व्हील को घुमा ही नहीं रहे हैं, अगर हम अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? यही तो इस किताब का कोर है। मतलब शुरुआत तो हमें उस मैं से करनी होगी ना, जो हमेशा छाती ठोक कर ये दावा करता है कि मैंने ये किया। ये मैं आखिर कहाँ से आता है? यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चौहान एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि एक मैं है जो सोचता है, जो फैसले लेता है। हाँ, हम सब यही मानते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल लेंस के नजरिए से देखें तो ये मैं कोई स्वतंत्र कंट्रोलर नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस सेंटर है। रेफरेंस सेंटर, थोड़ा और समझाइए इसे। मतलब विचार और निर्णय हमारे द्वारा किए नहीं जाते, वे हमारे भीतर एक फील्ड या क्षेत्र के माध्यम से प्रकट होते हैं। हाँ, ये फील्ड शब्द थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इस फील्ड के भीतर असल में आता क्या-क्या है? इस फील्ड को हम एक अदृश्य नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। इसमें हमारी पुरानी स्मृतियां, हमारे जीवन के पिछले अनुभव, हमारी भाषा, हमारे आसपास का वर्तमान माहौल, हमारे शरीर की जैविक स्थिति। मतलब सब कुछ जो हमसे जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, हमारी तात्कालिक परिस्थितियां भी, ये सब कुछ शामिल होता है। और ये फील्ड ना लगातार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। समझ रही हूँ। विचार इसी फील्ड से एक बुलबुले की तरह उभरते हैं। लेकिन क्योंकि इंसानी दिमाग को एक निरंतरता या एक कहानी पसंद है, उसे एक नायक की जरूरत होती है। तो वो खुद को ही हीरो बना लेता है। एग्जैक्टली। वो घटना के घट जाने के बाद तुरंत एक कहानी गढ़ लेता है और कहता है, देखो मैंने ये सोचा। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब हम कहानी बाद में बनाते हैं। मुझे ना यहाँ गणित की एक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, क्या है वो एनालॉजी? ये बिल्कुल एक ग्राफ पेपर के कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो मध्य बिंदु होता है, जिसे हम शून्य कहते हैं, वो खुद कोई गति पैदा नहीं करता।
हाँ, उसका काम हिलना डुलना ही है। राइट। वो सिर्फ ये समझने का एक संदर्भ देता है कि गति कहाँ हो रही है, किस दिशा में हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैं भी बस वही केंद्र बिंदु है? अरे वाह, ये एनोलॉजी इस कंसेप्ट को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। मैं बस वो केंद्र है जहां फील्ड खुद को अनुभव करता है, अच्छा। और फील्ड की इसी अभिव्यक्ति को चाहवन प्रोजेक्शन कहते हैं। इस प्रोजेक्शन को थोड़ा और खुलकर समझाएंगे। मतलब ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि एक ऑफिस में दो कर्मचारियों को उनका मैनेजर एक ही तरह का फीडबैक देता है। कहता है कि आपकी पिछली रिपोर्ट में कई कमियां थीं। ठीक है, घटना बिल्कुल एक है। हाँ, लेकिन पहला कर्मचारी इसे एक व्यक्तिगत हमले की तरह प्रोजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि शायद उसके फील्ड में असुरक्षा है। बिल्कुल। उसके फील्ड में पुराने अनुभवों की असुरक्षा, डर और आलोचना सहने की अक्षमता शामिल है। और दूसरा कर्मचारी? वहीं दूसरा कर्मचारी, जिसके फील्ड में सीखने, विकास करने और सुरक्षित महसूस करने की यादें हैं, वो उसी फीडबैक को आगे बढ़ने के एक अवसर की तरह प्रोजेक्ट करता है। अरे वाह, मतलब घटना वही थी, लेकिन दोनों के फील्ड अलग होने के कारण प्रोजेक्शन बिल्कुल अलग हो गया। सही कहा। ये मैं कोई चुनाव नहीं कर रहा था, ये सिर्फ उस फील्ड का नतीजा दिखा रहा था। हाँ, रुकिए। ये बात ना हजम करना बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ। मतलब अगर सब कुछ फील्ड का नतीजा है, तो फिर चुनाव कहाँ गया? हमारी फ्री विल कहाँ गई? तय तो वो उसका अपना आजाद चुनाव है ना, कोई और तो उसके लिए वो तय नहीं कर रहा। क्या हम ये कह रहे हैं कि इंसान ने वो चुना ही नहीं? सतह पे देखने में तो बिल्कुल यही लगता है कि वो चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र था। लेकिन अगर हम उस एक पल को थोड़ा पीछे की तरफ रिवाइंड करें, हाँ, तो क्या वो सच में एक तटस्थ चुनाव था? न्यूट्रल का? चाय की तलब, उस इंसान की पुरानी आदतें, उस पल का मौसम, या शायद सुबह नींद पूरी न होने की वजह से कैफीन की जरूरत? ओह, मतलब ये सब उस फील्ड का हिस्सा है। एग्जैक्टली। चुनाव कभी भी शून्य में नहीं होते। हम आमतौर पर मानते हैं कि निर्णय लेना एक मेन्यू कार्ड में से कुछ न्यूट्रल विकल्पों में से अपनी पसंद को चुनना है। हाँ, यही तो चुनाव है। लेकिन चौहान का तर्क है कि निर्णय लेना चुनाव है ही नहीं। तो अगर निर्णय चुनाव नहीं है, तो फिर इतने बड़े बड़े फैसले जो इंसान लेता है, वे आखिर हैं क्या? निर्णय वह क्षण है जब हमारी परिस्थितियां, हमारी सीमाएं और हमारे अनुभव, यानी हमारा फील्ड, एक विशेष दिशा में स्थिर या अलाइन हो जाते हैं। अलाइन हो जाते हैं। अच्छा। निर्णय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम शून्य से पैदा करते हैं। ये बस वह दिशा है जो पहले से ही आकार ले रही थी और एक बिंदु पर आकर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। इस बात को किसी बड़े फैसले के संदर्भ में देखते हैं। मान लीजिए किसी को एक नए शहर में बसने का फैसला करना है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि कल रात मैंने अचानक फैसला कर लिया कि मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ। हाँ, सुनने में तो यही लगता है कि ये फैसला रातों रात लिया गया, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तंत्र को देखें तो अचानक कुछ नहीं हुआ। हाँ, कई महीनों की सोच होगी। महीनों या शायद सालों से कई फैक्टर काम कर रहे थे। वर्तमान करियर में ठहराव, नए शहर में बेहतर मौके, रिश्तों की बदलती स्थिति, आर्थिक आजादी, और शायद अवचेतन मन में बदलाव की एक गहरी इच्छा भी में थे। तब तक उस इंसान को दुविधा महसूस हो रही थी, जिसे हम कंफ्यूजन कहते हैं। हाँ, लेकिन जब ये सभी फैक्टर एक ही दिशा में आ गए तो वो अलाइनमेंट बन गया। और जब वो अलाइनमेंट चेतना में स्पष्ट हुआ, तो दिमाग ने तुरंत उसे मेरा फैसला का नाम दे दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यार, ये सुनकर ना ऐसा लग रहा है जैसे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, है ना? मतलब इसका तो ये हुआ कि जब कोई इंसान किसी दुविधा में होता है और हफ्तों तक फैसला नहीं ले पाता, तो वो उसकी कमजोरी या विफलता नहीं है। उसे खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये दिखाता है कि फील्ड में अभी अलाइनमेंट नहीं हुआ है। और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी ताकत है। निर्णय लेना कोई कंट्रोल की घोषणा नहीं है, ये सिस्टम की दिशा को पहचानने की क्षमता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम हर फैसले के भारीपन से मुक्त हो जाते हैं। हम इस सवाल से बाहर निकल आते हैं कि मुझे क्या चुनना चाहिए, और इसकी जगह ये देखने लगते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से सिस्टम खुद किस दिशा में अलाइन हो रहा है। एकदम सटीक। तो अगर हम ये मान लें कि फैसले हमारे आसपास के माहौल और फील्ड से अपने आप अलाइन हो रहे हैं, तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि उन फैसलों के बाद जो काम होता है, जो एक्शन होता है, वो कहाँ से आ रहा है? ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। मतलब अगर कोई डूअर या कर्ता है ही नहीं, तो ये सारे एक्शन हवा में तो नहीं हो रहे ना? यहीं पर एक्शन विदाउट एक्टर, यानी कर्ता के बिना कर्म का सिद्धांत सामने आता है।
हमारी आम धारणा ये है कि एक्शन की शुरुआत एक कर्ता से होती है। हाँ, पहले कर्ता सोचता है, फिर वो काम शुरू करता है। लेकिन वास्तविकता में एक्शन किसी एक बिंदु से शुरू नहीं होता। ये पहले से चल रही एक प्रक्रिया का उसी फील्ड का भौतिक रूप में जाहिर होना है। अच्छा, मैंने ये काम किया, ये विचार तो एक्शन पूरा होने के बाद दिमाग द्वारा गढ़ी गई एक व्याख्या मात्र है। एक्शन पहले होता है और कर्ता होने का एहसास बाद में। इसे समझने के लिए हमें किसी प्रैक्टिकल स्थिति का उदाहरण लेना होगा। चलिए, इसे एक ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे एक अनुभवी सर्जन के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। जब सर्जरी किसी बहुत ही नाजुक मोड़ पर होती है, तो क्या वो सर्जन हर एक कदम को, हर एक कट को सोच-सोच कर उठाता है? क्या वो खुद से कहता है कि अब मुझे ब्लेड को 2 मिलीमीटर दाईं ओर घुमाना है? बिल्कुल नहीं। अगर वो इतना सोचने लग जाए तो शायद मरीज की जान ही खतरे में पड़ जाए। सही बात है। उस समय उसका सालों का प्रशिक्षण, उसके हाथ में मौजूद टूल्स, मरीज की पल्स रेट मॉनिटर की आवाज, ये सब मिलकर एक फील्ड बनाते हैं। ये फील्ड एक साथ अलाइन होता है और सर्जन के हाथ अपने आप काम करते हैं। इस अवस्था को फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। अरे हाँ, खेलों में भी तो अक्सर यही देखने को मिलता है। जब कोई एथलीट अपने बेस्ट फॉर्म में होता है, तो वो सोचता नहीं है, सिर्फ सटीक प्रतिक्रिया होती है। और मजेदार बात यह है कि जब भी ये फ्लो स्टेट टूटता है ना, जब भी वो खिलाड़ी या सर्जन अचानक ये सोचने लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ या मुझे इसे नियंत्रित करना है, तभी गलतियां होती हैं। एग्जैक्टली। जब हमारा ईगो या हमारा मैं बीच में आके कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो प्राकृतिक अलाइनमेंट टूट जाता है और घर्षण पैदा होता है। सबसे बेहतरीन काम तब होता है जब कर्ता बीच में होता ही नहीं है। ये सच में एक बहुत ही गहरी और मतलब आजाद करने वाली बात है। हमें हर वक्त खुद को जिम्मेदार ठहराने की, हर चीज का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम अपने आप अलाइन हो रहा है। पर एक सेकंड, यहाँ मुझे एक कड़ा विरोध दर्ज करना होगा। हाँ, पूछिए। अगर अलाइनमेंट इतनी स्वाभाविक चीज है, अगर सब कुछ अपने आप इतना सटीक बैठ सकता है, तो फिर दुनिया में इतनी अव्यवस्था क्यों है? ये सवाल तो आना ही था। मतलब अगर नेचुरल अलाइनमेंट ही सब कुछ है, तो हर जगह इतना केओस क्यों है? और जब चीजें बिगड़ती हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग और ज्यादा नियम थोपने लगते हैं। ये विरोध बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब चवान द केओस ट्रैप या अव्यवस्था के जाल के कंसेप्ट से देते हैं। केओस ट्रैप? हाँ, अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि दुनिया में जो अव्यवस्था है वो प्राकृतिक नहीं है, वो अलाइनमेंट के टूट जाने का परिणाम है। अलाइनमेंट टूटने का नतीजा है। और जब अलाइनमेंट टूटता है तो इंसानी फितरत क्या करती है? वो कंट्रोल का सहारा लेती है। यानी जब चीजें हाथ से निकलती हुई लगती हैं, तो हम और ज्यादा सख्ती करते हैं। बिल्कुल। जब किसी संगठन या समाज का संतुलन बिगड़ता है, तो हम सोचते हैं कि कंट्रोल खो गया है, इसलिए और नियम लगाओ, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दो। हाँ, कॉर्पोरेट्स में तो यही होता है। शुरू में ये काम करता हुआ दिखता भी है। नियम थोपने से एक कृत्रिम शांति आ जाती है, जिसे इल्यूजन ऑफ सक्सेस कहा जाता है। पर ये असली समाधान तो नहीं है ना? नहीं, भीतर ही भीतर ये बहुत भारी मात्रा में हिडन फ्रिक्शन या कह दीजिए छिपा हुआ घर्षण पैदा करता है। ये छिपा हुआ घर्षण कैसे काम करता है? क्या ये दीमक की तरह है जो सतह के नीचे सिस्टम को खोखला कर रहा है? बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है। कंट्रोल कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, यह असल में अनिश्चितता को स्वीकार न कर पाने की हमारी कमजोरी है। अनिश्चितता का डर। हाँ, हम फील्ड के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम उस पर अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपते हैं। लेकिन एक जीवित प्रणाली, चाहे वो इंसान का शरीर हो, एक कंपनी हो या पूरा समाज, वो मशीन की तरह अनिश्चित काल तक बाहरी दबाव नहीं सह सकती। सही बात है। जैसे कंपनी में जहां हर छोटी चीज के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, वहां कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं, बस नियमों का पालन करने का नाटक करते हैं। और फिर एक दिन जब दबाव बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो सिस्टम अचानक ढह जाता है। और जब सिस्टम गिरता है तो हमें लगता है कि ये सब अचानक हुआ, जबकि वो सालों के जबरदस्ती वाले कंट्रोल का नतीजा था। यार, ये बात तो लीडरशिप के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देती है। पूरी तरह से। अगर नियम थोपना, माइक्रो मैनेज करना और कंट्रोल करना काम ही नहीं करता, तो फिर किसी भी संस्था को कैसे चलाया जाए? एक लीडर की भूमिका क्या होनी चाहिए फिर? पारंपरिक लीडरशिप हमेशा कमांड करने पे जोर देती है। ऊपर से आदेश देना और नीचे वालों से पालन करवाना। हाँ, यही तो सिखाया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरल लेंस के अनुसार एक अच्छे लीडर को कमांडर नहीं, बल्कि एंकर या लंगर की तरह काम करना चाहिए। एक एंकर?
ये एंकर असल में काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ शांत खड़े रहने से कोई टीम या कंपनी तो नहीं चलती ना? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में रखकर देखते हैं। हाँ। मान लीजिए कि अचानक मार्केट क्रैश हो गया है हाँ। और किसी कंपनी को भारी नुकसान का डर है। ठीक है, पैनिक का माहौल है। अब एक कंट्रोल करने वाला लीडर क्या करेगा? वो तुरंत घबराकर 10 नए नियम बना देगा, हर घंटे रिपोर्ट मांगेगा और पूरी टीम पर दबाव डाल देगा कि कुछ भी करो, हालात ठीक करो। हाँ, क्योंकि वो अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके विपरीत एक एंकर लीडर तुरंत कोई बेतरतीब प्रतिक्रिया नहीं देता। एंकर जहाज की गति को रोकता नहीं है, वो सिर्फ एक स्थिरता देता है। अच्छा। वो लीडर एक मीटिंग बुलाता है, वास्तविकता को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करता है और टीम की सारी घबराहट को खुद में सोख लेता है। मतलब पैनिक नहीं फैलाता। बिल्कुल नहीं। वो ये झूठा दावा नहीं करता कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बल्कि वो एक ऐसा शांत संदर्भ बिंदु बन जाता है जिसे देखकर पूरी टीम बिना घबराए काम कर सके। और फिर वो टीम से पूछता है कि अभी हमारे फील्ड की क्या मांग है। एग्जैक्टली। और फिर पूरी टीम बिना किसी डर के खुद ब खुद सही दिशा में अलाइन हो जाती है। तो लीडरशिप सबसे तेज या सबसे ज्ञानी इंसान होने के बारे में नहीं है, ये अनिश्चितता के बीच स्थिर रहने के बारे में है। कितने अच्छे से अलाइन होते हैं। कमाल है। ये कला है, ये समझने की कि कब दखल देना है और कब सिस्टम को खुद अपनी राह खोजने देना है। यार, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत ही गहरी और दार्शनिक लग रही हैं और संस्थाओं के लिए तो शायद बहुत कारगर है। लेकिन चलिए इस ज्ञान को ना दैनिक जीवन के व्यावहारिक पहलू की ओर ले चलते हैं। एक आम इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस की राजनीति, घर की जिम्मेदारियों और अपने खुद के तनाव से जूझ रहा है, वो इन विचारों को कैसे लागू करे? यही वो जगह है जहां ये थ्योरी सबसे ज्यादा काम आती है। चौहान एक बहुत ही शानदार टूल देते हैं जिसे वे द डायग्नोस्टिक लेंस कहते हैं। डायग्नोस्टिक लेंस? हाँ, ये 3 बहुत ही शक्तिशाली लेकिन सरल प्रश्न हैं जो किसी भी इंसान को तब पूछने चाहिए जब वो फंसा हुआ महसूस करे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ? मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ? इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि क्या कोई इंसान किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बस इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसने उसमें बहुत पैसा लगा दिया है, भले ही वो डूब रहा हो? बिल्कुल। या कोई ऐसा रिश्ता जो अब काम नहीं कर रहा लेकिन अहंकार के कारण उसे बस खींचा जा रहा है। मतलब घटनाओं के स्वाभाविक बहाव के खिलाफ जाकर अपना कंट्रोल थोपना। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हम तुरंत उस हिडन फ्रिक्शन को पहचान लेते हैं जो हमारी एनर्जी चूस रहा होता है। और दूसरा प्रश्न क्या है? इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, मैं कहाँ तालमेल से बाहर हूँ, या कह ले कि कहाँ मिस अलाइन हूँ। कहाँ मैं तालमेल से बाहर हूँ? ये सवाल मुझे सीधे हमारे ईगो से जुड़ा हुआ लगता है। पूरी तरह से। इसका मतलब है ये जांचना कि क्या हमारी कोई पुरानी पहचान, हमारा ईगो या हमारी पुरानी यादें वर्तमान की वास्तविकता से टकरा रही हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई प्रमोट होकर मैनेजर बन गया है लेकिन अभी भी एक आम एम्प्लॉय की तरह हर छोटे काम को खुद करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी पहचान अभी भी पुराने पद पर अटकी है जबकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और ये मिसअलाइनमेंट भयंकर तनाव पैदा करता है। सही बात है। और तीसरा सवाल? तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल है, परिस्थितियां या फील्ड वास्तव में क्या दिखा रही हैं। मतलब अपनी उम्मीदों और डरों का चश्मा उतार कर देखना। हम अक्सर ये देखते हैं कि दुनिया को कैसा होना चाहिए बजाय इसके कि दुनिया अभी कैसी है। एग्जैक्टली। अगर हम अपने डरों, अपनी इच्छाओं और अपने कंट्रोल करने के मोह को एक पल के लिए किनारे रख दें तो बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने पर स्थिति का असली रूप क्या है, फील्ड हमें किस तरफ ले जाना चाह रहा है। अगर हम इन तीनों सवालों की गहराई में जाएं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये जो हमारा ईगो बर्डन है ना, ये लगातार साबित करने की थकान कि मैं इंचार्ज हूं, ये कितना भारी है। बहुत भारी है। और इन सवालों से वही थकान दूर होती है। हाँ, हमें समझ आता है कि हमें पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना है, हमें बस सही तरीके से परिस्थितियों के साथ अलाइन होना है। और यही द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का सबसे मुख्य और आजाद करने वाला संदेश है। देखिए, कंट्रोल को छोड़ने का मतलब हार मानना या असहाय महसूस करना नहीं है,
हम अक्सर इसे लाचारी समझ लेते हैं, हाँ, लोग सोचेंगे कि फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन असल में इस भ्रमित कंट्रोल को छोड़ना वास्तविक भागीदारी या पार्टिसिपेशन की शुरुआत है। जब तक कोई इंसान ये मानता है कि वो सिस्टम के बाहर खड़ा है और बाहर से एक मशीन की तरह उसे चला रहा है, वो लगातार संघर्ष करता रहता है। और जब इंसान खुद को उसी सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा मान लेता है तो उसके काम कई ज्यादा सटीक, शांत और प्रभावशाली हो जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला विचार है। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सिस्टम के साथ बह रहे हैं, उसका एक हिस्सा बनकर। बिल्कुल। आज की इस लंबी और गहरी चर्चा से ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि जीवन में नियंत्रण की ये जो अंधी चाहत है ना, वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। और अलाइनमेंट, जिसे हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एग्जैक्टली। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार पर मंथन करने की जरूरत है। बताइए। शुरुआत में हमने उस कार के स्टीयरिंग व्हील की बात की थी जो असल में जुड़ा हुआ ही नहीं था। हाँ, वो खिलौना स्टीयरिंग व्हील। तो जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर हम ये मानना छोड़ दें कि हमें अपने दिन को अपनी इकलौती इच्छा के अनुसार जबरदस्ती खींचकर चलाना है, अगर हम उस नकली स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ ढीली कर दें और इसके बजाय सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि हमारे जीवन के इस बड़े से फील्ड में कौन सी दिशा पहले से ही आकार ले रही है, तो क्या हमारा दिन कम तनावपूर्ण और अधिक स्पष्ट नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। क्या ये जो अलाइनमेंट है, ये उस तथाकथित कंट्रोल से कहीं बड़ी, कहीं अधिक गहरी आजादी नहीं है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको ठहर कर पूरी ईमानदारी से सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी दार्शनिक विचार के साथ इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अलाइनमेंट ढूंढते रहिए और बेवजह का कंट्रोल छोड़ते रहिए। शुक्रिया। धन्यवाद।